To watch all the video lectures of Kumar Sir, download Rankers app from Play Store now. To watch हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किए थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई सेल है जिस सेल में हम लोग मेटल के रॉड को डीप करा देते हैं और मेटल के रॉड को डीप कराने के बाद एक्सटर्नल डीसी करंट से कनेक्ट कर देते हैं और इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। और जब हम एक्सटर्नल डीसी करंट यहां ऐड करते हैं तो वो जो एक्सटर्नल डीसी करंट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारा प्रोसेस हम लोग लास्ट क्लास काफी डिटेल में समझ चुके थे। बाय द वे, सिर्फ इसको देखकर उस प्रोसेस को पूरा समझना अच्छा नहीं है और नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप पहले लास्ट लेक्चर को एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप कोशिश करें कि पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देख लें, उसके बाद आप सेकंड लेक्चर को देखें। फर्स्ट लेक्चर हमारा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। वैसे आपको एक बात बताते चलें कि हमारा सारा लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होता है। हमारा सारा लेक्चर देखने के लिए आपको प्ले स्टोर से रैंकर्स ऐप डाउनलोड करना होगा और रैंकर्स ऐप में डाउनलोड करने के बाद उसमें उसके चैट सेक्शन में आपसे कुछ बात पूछा जाएगा और उसके बाद फिर आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपके डिटेल्स को जानकर कि आप कौन से क्लास के हैं, आप कौन से स्कूल में, क्या बोर्ड है आपका, उस अकॉर्डिंग आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है ना। तो सारे लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्ले स्टोर से रैंकर्स ऐप डाउनलोड कर लें। देखिए तो ये हमारे पास सेल था। हम लोग डिस्कस किए थे कि सपोज डैट कि हम इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा C+ और A- है, मतलब Ca है। तो वो एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होने के बाद वो C+ और A- में कन्वर्ट होगा। और ये जो C+ और A- है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एनायन होगा वो एनायन एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा और जो केटायन होगा वो केटायन कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा। ये हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद इनके डिस्चार्ज होने का ऑर्डर भी हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मोर देन वन आयन होगा तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ले चलेंगे। अब बात ऐसा है, यहां तक का बात तो हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। मेन बात यह है कि जैसे सपोज डेट सर कि ये जो हमारा A- है, ये A- कहां गया, तो ये A- एनोड पर गया, एट एनोड। और जैसे ही एनोड पर गया, जो एनोड का पॉजिटिव एंड था वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो C+ था वो C+ इस कैथोड के ऊपर आया और जो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव एंड खींचा था वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता हुआ यहां आया तो C+ उस कैथोड के ऊपर उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके और C में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। और आप जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इस तरह के साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण जो एक्सटर्नल डीसी करंट था वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक्सटर्नल डीसी करंट जो था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके थे। अब सर बात ये है कि ये A- एनोड पर डिस्चार्ज तो हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव एंड खींच लिया, लेकिन ये A कहां गया? ये A गया कहां? क्या ये A वापस इस एक्वस सॉल्यूशन में आ गया, या फिर ये A जब इस एनोड के ऊपर अट्रैक्ट हुआ तो क्या इसके ऊपर ये चिपक गया, उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया? सर ये जो C है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके C में कन्वर्ट हो गया। ये C+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद C में कन्वर्ट हो गया। तो ये C अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स दिस कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो कहां गया? क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस इस एक्वस सॉल्यूशन में चला आया
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसा है सर? इसी को डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट था, जिस साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे अपना लॉ इंट्रोड्यूस किया, जिस लॉ को कहा गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है ना? तो हम लोग इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो टॉपिक होगा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ, या फिर फैराडे का नाम दे दिया जाए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का फर्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो फैराडे का बोलना क्या था? फैराडे का बोलना था कि जब ये A माइनस इस एनोड के ऊपर, देखो हम बार बार A माइनस C प्लस बोल रहे हैं, इसका मतलब A माइनस और C प्लस ही नहीं, कोई भी एनायन और कोई भी केटायन। क्लियर है ना? तो जब ये एनायन इस एनोड के ऊपर जाकर डिस्चार्ज होता है तो ये जो एनायन है वो इस एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जब ये केटायन इस कैथोड के ऊपर आकर डिस्चार्ज होता है तो ये जो केटायन है वो इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर है ना? वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और इसी से रिलेटेड अपना लॉ दिया। और क्या बोलना था फैराडे का, जरा इस लॉ को लैंग्वेज के थ्रू आप अच्छे से समझिएगा। तो फैराडे का बोलना था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द क्वांटिटी ऑफ मास deposited over electrodes is directly proportional to the quantity of charge is directly proportional to the quantity of charge passes through इट मतलब इलेक्ट्रोलाइट उस इलेक्ट्रोड से। क्या बोल रहा है फैराडे? तो फैराडे बोल रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ मास है, जो मास इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा, वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज इस इलेक्ट्रोड से होकर पास कर रहा है। क्लियर हो रहा? जो क्वांटिटी ऑफ मास है जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा, वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज इस इलेक्ट्रोड से होकर पास कर रहा है। मतलब सर, मतलब ये सपोज दैट, हम इसको मिटाते हैं और आपको इसको लिखने का जरूरत भी नहीं है, ये सब लास्ट क्लास हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। सपोज दैट इफ W be the masses of, if W be the mass of या masses of electrolyte deposited over electrode by passing Q quantity of charge, then according to Faraday's first law, देखो क्या बोला जा रहा है। तो ये बोला जा रहा, सबसे पहले लैंग्वेज को समझो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द क्वांटिटी ऑफ मास डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना मास डिपॉजिट हो रहा है आयन का, वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज इस इलेक्ट्रोड के थ्रू पास कर रहा है, या फिर जो चार्ज इस इलेक्ट्रोलाइट में पास कर रहा है। चलेगा? अब हम क्या बोल रहे हैं कि इफ W बी द मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सपोज दैट कि जो W है
वो उस इलेक्ट्रोलाइट का मास है जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर है? बाय पासिंग क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और चार्ज कितना पास हो रहा? क्यू। जब चार्ज क्यू पास हो रहा है तो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर डब्ल्यू मास डिपॉजिट हो रहा है। चलेगा, हम डब्ल्यू को ग्राम में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग, व्हेन अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं, हम इसको मिटाते हैं बच्चों, थोड़ा स्पेस का जरूरत है हमको। हम यहां के बाद डायरेक्ट इधर आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। देखो, क्लियर है ना? क्योंकि जो मास डिपॉजिट हो रहा वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो चार्ज उस इलेक्ट्रोलाइट से पास कर रहा, उस इलेक्ट्रोड से पास कर रहा है। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? Q हो गया। अब चूंकि एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर? हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है IT। क्लियर है ना? Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा और केमिस्ट्री में भी बहुत बार मिला है, ये सब छोटा छोटा बेसिक टर्म है। तो अगर Q इज इक्वल टू IT होता है तो हम बोल सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? IT है। चलेगा? और अगर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT है तो हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटा सकते हैं, और जब हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो W इज इक्वल टू क्या आ जाता है? ZIT। क्लियर है ना? W इज इक्वल टू ZIT। अब आप बोलिएगा सर Z क्या है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले W क्या है? तो W क्या है? W है मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा मास? जो डिपॉजिट हो रहा, ध्यान में रखना, डिपॉजिटेड या लेबरेटेड। अगर गैसियस फॉर्म होगा तो लेबरेट करेगा, और अगर सॉलिड या लिक्विड वाले फॉर्म में वो डिपॉजिट होगा। W विद द मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। I क्या है? I करंट है, आप भी जानते हैं, एम्पियर में लेंगे हम लोग। T क्या है? तो सर T टाइम है। और Z क्या है सर? तो Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जैसे अक्सर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K आता है ना, वैसे ही यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा क्या आ गया है? Z आ गया है। चलेगा? तो Z यहां पर क्या हो गया? Z यहां पर हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सबसे बड़ा बात है कि आपको जो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल दिया जाता है, उनमें मैक्सिमम केसेस में आपको Z से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल दिया जाता है। और इस Z के वैल्यू को अभी हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अभी Z के वैल्यू को और अच्छे से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। हम इसको अभी नहीं मिटाने वाले हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला को हमको और भी आगे बढ़ाना है, बट हम इसको अभी इरेज करने वाले हैं, ये श्योर है। आप इसको जल्दी से नोट करें, लैंग्वेज को नोट कर लें। नोट करने के बाद इसको अभी आप नोट नहीं करेंगे, इसको भी हम और आगे बढ़ाएंगे। चलो नोट करो जल्दी से, तेजी से। चलो, हो गया, लिख लिए? देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बारे में। बाय द वे, इसको इक्विवेलेंस क्यों बोलते हैं वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। बड़ा अच्छा है ये, इंटरेस्टिंग है। सपोज दैट हम कंसीडर करते हैं कि इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट passes through electrolyte in 1 second. सपोज दैट कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में इलेक्ट्रोलाइट से पास करता है। कहने का ये मतलब है कि हम I का वैल्यू 1 एम्पियर ले रहे हैं और हम टाइम ले रहे हैं कितना? तो हम टाइम ले रहे हैं 1 सेकेंड। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम I को 1 और T को 1 ले लें और यहां पर हम पुट करें तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? तो W इज इक्वल टू हो गया Z इंटू 1 इंटू 1। मतलब क्या? तो मतलब ये कि W इज इक्वल टू Z। ये देखो, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को यहां डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं सर? तो हम बोल सकते हैं
कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस of any substance is defined as the quantity of mass deposited over electrode when 1 ampere of current passes through electrolyte in 1 second। क्लियर है ना। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड when 1 coulomb of charge passes through electrolyte। क्लियर है। when 1 ampere of current in 1 second, या फिर when 1 coulomb of charge, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, और 1 coulomb of charge passes through electrolyte। चलेगा। तो आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि आप जानते हैं जब हम 1 एम्पियर और 1 सेकेंड लेंगे तो हम इसको C बोल सकते हैं, या 1 कूलम्ब के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को यहां डिफाइन कर ले रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन किए हैं कि ये है क्या। चलेगा। और वो भी 1 एम्पियर और 1 सेकेंड के रिस्पेक्ट में। बट आपको क्वेश्चन में 1 एम्पियर और 1 सेकेंड तो नहीं ना देगा डायरेक्ट कि सिर्फ मास ही जो मास है तब वही हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो इसलिए आपको अभी इस जेड को डिटरमाइन भी करना है, अच्छे से करना है। जैसे देखो, हम ये वाला पोर्शन मिटा रहे हैं। हम उस समय बोले थे आपको ये नहीं लिखने के लिए, लेकिन पूरा उम्मीद है कि अब तक आप लिख लिए होंगे। इसके बाद ये था, ठीक है। देखो, जैसे हम लोग W इज इक्वल टू जेड बोल दिए। कब बोले तो सर जब 1 कूलम चार्ज पास हुआ किससे, इलेक्ट्रोलाइट से, तब। क्लियर है ना। अब ये जो हमारे पास जेड है, इस जेड का अगर हम सबसे पहले यूनिट कैलकुलेट कर ले कि यूनिट क्या होगा, चलो छोटा छोटा करके समझते हैं। तो अगर यूनिट की बात करें तो W इज इक्वल टू आपके पास जेड आई टी है, तो जेड इज इक्वल टू W बाई आई टी हो गया, चलेगा, या W बाई C हो गया कूलम्ब। क्लियर है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, W को हम ग्राम में ले सकते हैं और चार्ज को हम कूलम्ब में ही लेंगे। तो जेड का यूनिट क्या हो गया, तो सर जेड का यूनिट हो गया ग्राम पर कूलम्ब। चलेगा। तो ये जेड का यूनिट हो गया। अब इस जेड का हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे। क्लियर है ना। अब इस जेड का हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे। एक काम करते हैं, आप इसको भी नोट कर लो। यहां तक लिखने के बाद हम जेड को डिटरमाइन करने के लिए थोड़ा स्पेस लेंगे। नोट कर लिए होंगे आप। देखो, अगर हम इस जेड को डिटरमाइन करने की बात करें कि सर ये जेड क्या है, एक बात समझो। यहां पर फराडे अपना एक और लॉ देता है, मतलब एक और लॉ नहीं देता है, इस लॉ में एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस करता है। वो क्या पॉइंट इंट्रोड्यूस करता है, तो फराडे बोलता है व्हेन 1 फराडे ऑफ चार्ज passes through electrolyte, then one equivalence of mass deposited, या फिर हम बोल सकते हैं लिबरेटेड, क्योंकि गैसियस केस भी कभी कभी ले लिया जाता है, ओवर इलेक्ट्रोड। देखो क्या बोला जा रहा,
तो बोला जा रहा कि when 1 Farad of charge passes through electrolyte then 1 equivalence of mass deposited or liberated over electrode। जैसे अभी हम लोग पढ़ें कि जब कुछ चार्ज पास होता है तो कुछ मास डिपॉजिट होता है, और जो मास डिपॉजिट होता है वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है ना। अब क्या बोल रहा फराडे, तो फराडे बोल रहा कि जब 1 फराडे चार्ज पास होगा तो 1 इक्विवेलेंस मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। जब 1 फराडे चार्ज पास होगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 इक्विवेलेंस मास जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, वो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब सर सबसे बड़ी बात, सर 1 फराडे क्या है और 1 इक्विवेलेंस क्या है? बाय द वे आप जानते दोनों हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार अनजान समझ के बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो 1 फराडे क्या होता है। सपोज करो कि अगर हम बात करें किस चीज का, तो हम बात करें सपोज दैट हमारे पास एक सोडियम आयन है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सोडियम आयन है, ठीक है, और इस सोडियम आयन को हमको सोडियम में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमको इस सोडियम आयन को सोडियम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो सर सिंपल सी बात है सर, इसका रिडक्शन करा देंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, चलेगा। क्लियर है ना। 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये Na प्लस से Na हो जाएगा। अब सपोज दैट कि हमारे पास 1 मोल Na प्लस है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टिक्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम लोग को कोई भी चीज 1 मोल लेना पड़ता है। हम 1 या 2 लेकर नहीं चलते हैं। कहीं हम लोग 1 लिए मतलब 1 मोल लिए, 2 लिए मतलब 2 मोल लिए, इस अकॉर्डिंग हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। तो सपोज दैट कि हमारे पास ये 1 मोल है, तो ये भी हमको 1 मोल चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना चाहिए? तो सर 1 मोल चाहिए। क्लियर है कि नहीं। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब कितना चार्ज चाहिए सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को पता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा सर? चलो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो क्या हो जाएगा? तो सर चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये सिंपल, ये बच्चों वाला बात हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। सिंपल है ना। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, और 1 मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज सिमिलरली इक्वल टू 96,500 कूलम। वैसे ये एक्यूरेट 96,500 कूलम नहीं आता है, कुछ कम आता है, बट फराडे इसको एक्यूरेट राउंडिंग ऑफ में, राउंड फिगर में 96,500 कूलम कंसिडर कर लिया। एंड in the honor of Faraday, this is called 1 Faraday. This charge is equal to 1 Faraday. क्लियर है ना। फराडे के ऑनर में हम लोग इसको 1 फराडे बोल देते हैं। इस चार्ज को हम लोग 1 फराडे कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 फराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम, और ये जो 96,500 कूलम है ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अब जरा इस पॉइंट पर आओ, क्या बोल रहा फराडे? तो फराडे बोल रहा कि व्हेन 1 फराडे ऑफ चार्ज passes through electrolyte then 1 equivalence of mass deposited over electrode। जब 1 फराडे चार्ज पास करेगा मतलब कितना कूलम चार्ज पास करेगा इलेक्ट्रोलाइट से? तो जब इलेक्ट्रोलाइट से 96,500 कूलम चार्ज पास करेगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 इक्विवेलेंस ऑफ मास उस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है सर? कहने का मतलब बिल्कुल मेरा सीधा है। सपोज दैट कि इस Na प्लस के केस में हम आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कितना 96,500 कूलम चार्ज पास होगा तो कितना Na प्लस डिपॉजिट होगा, तो हम बोलेंगे कि 1 इक्विवेलेंस ऑफ Na प्लस डिपॉजिट होगा। अब सर ये 1 इक्विवेलेंस ऑफ Na प्लस का मतलब क्या है? आपने ये तो बता दिया कि 1 फराडे क्या होता है, अब जरा ये भी बता दो कि 1 इक्विवेलेंस क्या होता है। देखो ये सिंपल सा है,
कुछ भी खास नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालना सीखो कि आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू होता है n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स, n फैक्टर इंटू मोल्स। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टर इंटू मोल्स। अब सर आप ये कौन सा नया टर्म लेकर चले आए सर, n फैक्टर? n फैक्टर क्या होता है सर? देखो n फैक्टर कुछ खास नहीं होता है, बहुत इजी वे में अभी आपका क्लियर हो जाएगा। n फैक्टर का मतलब होता है, सपोज दैट कि कोई मेटल है आपके पास, तो मेटल के लिए n फैक्टर उसके वैलेंसी के इक्वल होता है। क्लियर हुआ? मेटल के लिए n फैक्टर उसके वैलेंसी के इक्वल होता है। और अगर आपके पास कोई आयन है तो आयन के लिए n फैक्टर उसके चार्ज के इक्वल होता है। मतलब सर, मतलब ये कि अगर हम सोडियम आयन की बात करें, इस सोडियम आयन की Na+ की, तो इसका n फैक्टर 1 होगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1 है। चलेगा? लेकिन अगर हम सपोज दैट हम कोई भी एक दूसरा एटम ले लें, अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन के लिए n फैक्टर क्लोरीन के लिए भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा सर? क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलेगा? वैलेंस मत समझना, वैलेंसी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। हम Cl2 लेते हैं, n फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि एक क्लोरीन को 1 चाहिए तो 2 क्लोरीन को 2 चाहिए। हम O2 ले लेते हैं, n फैक्टर क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो वैलेंसी 2 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन का वैलेंसी 4 हो गया। समझ गया बात को? तो n फैक्टर का मतलब होता है मेटल के केस में उसका वैलेंसी और आयन के केस में उसका चार्ज। चलेगा? मेटल के ऊपर मेटल का जितना वैलेंसी होता है, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि मेटल का, अभी हम लोग ऑक्सीजन और क्लोरीन का बात किए वो तो नॉन मेटल ही है, लेकिन जो उसका वैलेंसी है वही n फैक्टर है। ओवरऑल वैलेंसी और चार्ज n फैक्टर होता है। हम मेटल के ऊपर वैलेंसी का इसलिए बात किए क्योंकि आप जितना भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उन सारे इलेक्ट्रोलाइट में आपको मेटल मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है ना? नॉन मेटल भी मिलेगा, बट मेटल तो मिलना ही मिलना है, इलेक्ट्रोलाइट है तो। इसलिए मेटल का जो वैलेंसी होगा वो उसका इलेक्ट्रोलाइट होगा, आयन का जो वो उसका n फैक्टर होगा, आयन का जो चार्ज होगा वो उसका n फैक्टर होगा, और उस n फैक्टर को मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मिल जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब सर, मतलब ये थोड़ा देर के लिए यहां पर आओ बाबू, यहां इस केस में हमारे पास 1 मोल Na+ है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है और 1 मोल Na बना। ठीक है? मतलब क्या? मतलब ये कि अगर हम बात करें कि यहां आपको कितना चार्ज का जरूरत पड़ा, तो सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, मतलब कितना का जरूरत पड़ा? 1 फराडे का, 1 फराडे का जरूरत पड़ा। क्लियर है ना? अब हम बोलते हैं कि बताइए इस सोडियम का नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि इस सोडियम का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होगा वो 1 इक्विवेलेंस होगा। क्यों सर? अपना मन से बोल दीजिएगा। बिल्कुल अपना मन से नहीं बोलेंगे हम। n फैक्टर इंटू मोल्स, n फैक्टर कितना है आपका? n फैक्टर 1 है। ठीक है? और मोल्स भी कितना है? 1 है। अरे n फैक्टर 1 है, 1 चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? और मोल भी कितना है? 1 है, या इसका भी मोल कितना है? 1 है। तो 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 मोल, मतलब 1 इंटू 1, n फैक्टर 1, मोल्स भी 1। चलेगा? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितना हो गया? तो सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस भी हो गया कितना? 1। तो यही बात तो फराडे कब से बोल रहा था? क्या बोल रहा था फराडे? फराडे बोल रहा था कि जब 1 फराडे चार्ज पास करेगा तो 1 इक्विवेलेंस डिपॉजिट होगा। देखो हो गया, प्रूफ हो गया कि 1 फराडे चार्ज पास हो रहा तो 1 इक्विवेलेंस डिपॉजिट होगा। चलेगा? 1 फराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंस। आप ऐसे देखो और अच्छे से क्लियर करो। सपोज दैट आपके पास मैग्नीशियम आयन है, इसको मैग्नीशियम में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? सर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। चलेगा? कितना मैग्नीशियम बनेगा? सर 1 मोल बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना देना पड़ेगा? सर 2 मोल देना पड़ेगा। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन 2 मोल देना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये भी सपोज दैट आपके पास ये 1 मोल है, तो ये 1 मोल है, चार्ज कितना है? 2 मोल, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब कितना चार्ज देना पड़ेगा? 2 फराडे देना पड़ेगा। सर इसका इक्विवेलेंस कैलकुलेट कीजिए, इक्विवेलेंस
n फैक्टर इंटू मोल्स, n फैक्टर कितना 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब n फैक्टर 2 हो गया, और मोल कितना जरूरत पड़ा 2, n फैक्टर इंटू मोल्स इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंस, 2 फराडे चार्ज हुआ 2 इक्विवेलेंस हो गया। समझ गए बात को? क्लियर हो रहा कि नहीं? क्लियर हो रहा ना? n फैक्टर 2 और सॉरी 1 मोल 1 है तो n फैक्टर 2 इंटू मैग्नीशियम का मोल 1 तो 2 इंटू 1 2 इक्विवेलेंस। सपोज दैट Al3 प्लस ले लो एल्यूमिनियम, और Al3 प्लस को Al में कन्वर्ट करना है, कितना पॉजिटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? तो सर 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब सर 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब सर 3 फराडे चार्ज देना पड़ेगा। किसके लिए? 1 मोल Al3 प्लस के लिए। तो n फैक्टर 3 प्लस मतलब n फैक्टर 3, मोल कितना 1 तो 3 इंटू 1 इक्विवेलेंस कितना हो गया 3 इक्विवेलेंस हो गया। चलेगा? तो फराडे कब से यही बात बोल रहा था कि 1 फराडे चार्ज होगा तो 1 इक्विवेलेंस मास डिपॉजिट करेगा। क्लियर है? देखो 1 फराडे चार्ज कहां गया सोडियम, हाँ यहाँ 1 फराडे चार्ज पास हुआ 1 इक्विवेलेंस डिपॉजिट हुआ, 2 फराडे चार्ज पास हुआ 2 इक्विवेलेंस डिपॉजिट होगा, 3 फराडे चार्ज पास होगा 3 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। चलेगा? तो इसीलिए बोला जाता है कि द क्वांटिटी ऑफ मास डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। जितना चार्ज पास कर रहा उतना इक्विवेलेंट मास उस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा। अब आप एक बात पूछिए कि सर इस इक्विवेलेंट को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो इक्विवेलेंट है। तो भाई साहब इक्विवेलेंट को मास में कन्वर्ट करने के लिए आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं। कैसे सर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नोट करो इसको फिर बताते, नोट करो जरा जल्दी से, जगह नहीं है, नोट करो। चलो हो गया। चलो तो कुछ बात तो हम लोग देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं सर? तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो n फैक्टर इंटू मोल्स होगा। मतलब ओवरऑल हम लोग क्या डिस्कस किए? तो सर हम लोग डिस्कस किए कि जब 1 फराडे चार्ज पास करेगा 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट करेगा। चलेगा? और हम बोल रहे हैं कि इस 1 इक्विवेलेंट को सर मास में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 इक्विवेलेंट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं ई ग्राम, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट का जब मास कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है? और इक्विवेलेंट मास का आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिए। इक्विवेलेंट मास का हम आपको फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, याद आ रहा? बोलो बोलो बोलो। नहीं याद आ रहा? मोलर मास बाई टोटल पॉजिटिव आयन। किस केस में? नॉर्मेलिटी के केस में। लेकिन अगर आप उसको यहां लेकर चलिएगा तो बहुत चांस है कि आप यहां पर थोड़ा सा उलझ जाइएगा। इसीलिए हम आपको ये कैलकुलेट करने के लिए अलग फॉर्मूला बता देंगे n फैक्टर से रिलेटेड, ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें। पर एक बात तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया सर? तो क्लियर ये हो गया कि 96,500 कूलम्ब इज इक्वल टू ई ग्राम है। ठीक है? ई ग्राम मतलब इक्विवेलेंट मास। चलेगा? तो 96,500 कूलम्ब इज इक्वल टू ई ग्राम है, तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर 1 कूलम्ब इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई 96,500। होगा कि नहीं? बोलो। ऐसे समझो। क्या समझो? फिर से देखो। हम 1 फराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंस ले रहे हैं। जब 1 फराडे चार्ज पास हो रहा तो 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट हो रहा। उस 1 इक्विवेलेंट मास को ई ग्राम कंसीडर कर रहे हैं। अब सर ये ई ग्राम मतलब इक्विवेलेंट मास है। ठीक है? कैसे कैलकुलेट होगा तुरंत बता रहे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल कंसीडर करके चलिए। तो 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम ई ग्राम कंसीडर कर रहे हैं। ओवरऑल इसका मतलब ये हो गया कि 96,500 कूलम्ब चार्ज पास होगा तो ई ग्राम मास डिपॉजिट होगा। तो 1 कूलम्ब चार्ज पास होगा तो कितना डिपॉजिट होगा? तो सर E बाई 96,500 होगा कि नहीं? और ये 1 कूलम्ब क्या है बाबू? तो सर 1 कूलम्ब इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेकेंड। और याद करो, जब 1 एम्पियर करंट
1 सेकेंड में इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जेड। इसका मतलब कि जेड इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, तो जेड इज इक्वल टू हमको मिल गया E बाई 96,500। क्लियर हुआ, अच्छे से देखते चलो, E बाई 96,500। तो सर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि W इज इक्वल टू होता है ZIT, मतलब सर W इज इक्वल टू EIT बाई 96,500। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या ऐसा बोलें कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये बैकबोन है। इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हैं। चलेगा, बना सकते हैं 1 मार्क्स वाले छोटे छोटे, बट अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग को फाइनली क्या मिल गया, तो हम लोग को मिल गया W इज इक्वल टू ZIT या फिर W इज इक्वल टू EIT बाई 96,500, और Z का वैल्यू E बाई 96,500 कैसे आया वो देखो, यहां हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। यही हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे, जो डिटर्मिनेशन का टॉपिक था वही चल रहा, अभी डिटर्मिनेशन ऑफ Z चल रहा, तो Z को हम लोग डिटरमाइन कर लिए। चलेगा, अब सर लगे हाथ ये भी बता ही दीजिए कि सर E को मास कैसे कंसीडर करें, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कैसे करें। तो बाबू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू फॉर्मूला आप यहां पर ले लीजिएगा, मोलर मास बाई क्या, तो आप फॉर्मूला ले लेंगे मोलर मास बाई n फैक्टर, मोलर मास बाई n फैक्टर। अभी हम थोड़ा देर पहले आपसे बात कर रहे थे कि आपको हम बताए थे नॉर्मेलिटी में E कैलकुलेट करने का, और वहां पर जो हमारे पास केस था वो E इक्वल टू था मोलर मास बाई टोटल पॉजिटिव आयन। क्लियर है ना, याद आ रहा, सॉल्ट के केस में याद करो, थोड़ा देर पहले भी जिक्र किए थे हम, शायद वहां मोलर मास के बदले हम गिवन मास बोल दिया था बाय मिस्टेक। तो E इज इक्वल टू होता है मोलर मास बाई n फैक्टर। तो n फैक्टर क्या है, तो सर n फैक्टर वही है जो चार्ज है, ठीक है। तो मोलर मास बाई टोटल पॉजिटिव आयन, ओवरऑल ले देकर बात वही है जो आप नॉर्मेलिटी वाले केस में पढ़े हैं, लेकिन बात यह है कि आप वहां पर पूरा सॉल्ट का मास लेते थे, यहां पूरा सॉल्ट का नहीं लेना है, उस सॉल्ट के उसी आयन का लेना है जो आयन इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। चलेगा, क्लियर हुआ। तो E इज इक्वल टू मोलर मास बाई n फैक्टर। तो सपोज डैट कि हमारे पास जो सोडियम वाला केस था, अभी हमारे पास ये केस था कि Na+ को 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो Na बना, इसको हम 1 मोल लिए थे, मतलब ये 1 फराडे के इक्वल था, तो ये हमको 1 इक्विवेलेंस मिला था। सर इस 1 इक्विवेलेंस के मास को E के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, बहुत सिंपल, क्या हो जाएगा बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, हाँ सर 1 इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोलर मास बाई n फैक्टर, सोडियम का मोलर मास 23, हम E कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाई n फैक्टर 1, मतलब ओवरऑल कितना 23। सर ये मैग्नीशियम वाले को कन्वर्ट कीजिए, ये जो हमको मैग्नीशियम दिख रहा ना सर, ये तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए कि इसको 2 मोल में 2 फराडे चार्ज होगा, और ये 1 मोल है हमारे पास, इसका इक्विवेलेंट तो मोलर मास बाई n फैक्टर, मोलर मास कितना, मैग्नीशियम का मोलर मास 24 बाई n फैक्टर 2, दिस इज इक्वल टू 12। चलेगा। सर एल्यूमिनियम वाले केस में जरा कैलकुलेट कीजिए, तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम बना, हमको यहाँ 3 मोल चार्ज लेने का जरूरत पड़ गया, मतलब हमको 3 फराडे लेने का जरूरत पड़ गया। चलेगा, तो ये हमको 3 इक्विवेलेंस मिला, जैसे ये 2 इक्विवेलेंस मिला था वैसे ये 3 इक्विवेलेंस मिला। तो 3 इक्विवेलेंस को सर जरा मास में कन्वर्ट कीजिए, इक्विवेलेंट मास में, मोलर मास बाई n फैक्टर 27 होता है एल्यूमिनियम का मोलर मास, n फैक्टर प्लस 3 मतलब कि 3, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू व्हाट 9। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। चलेगा, तो आपको मेटल का मोलर मास भी पता होना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग कितना कंसेप्ट समझ लिए, देखो बहुत सारा कंसेप्ट समझ लिए बाबू, ठीक ना। आप इसको अच्छे से रिवाइंड करके 1-2 बार और रिवीजन कर लेंगे, आप लेक्चर को बार बार देखकर बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है, आप इसको नोट कीजिए, हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। चलो बाबू एक क्वेश्चन लिखो जरा, पहले कुछ छोटा सा क्वेश्चन करवा दें। एक क्वेश्चन लिखिए आप,
लिखिए, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द क्वांटिटी ऑफ मास डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड in 15 seconds by passing 9 ampere of current is 13.6 gram. Calculate Faraday's constant of this cell. Calculate Faraday's constant of this cell. क्वेश्चन ओवरऑल इजी है, बोलो सर इजी नहीं, बहुत इजी है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है, आपसे बोला जा रहा है कि द कैलकुलेट इन अ सेल क्वांटिटी ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 15 सेकंड, मतलब टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 15 सेकंड। मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो सर मास डिपॉजिट हो रहा है 13.6 ग्राम। करंट कितना पास हो रहा है, तो सर 9 एम्पियर। यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, W इज इक्वल टू ZIT, ये हम नहीं बताने वाले। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो आप Z इज इक्वल टू यहां से आराम से W/IT कैलकुलेट कर लेना और कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो आप आंसर को चैट में डाला कीजिए, ग्रुप चैट में डाला कीजिए, या पर्सनल चैट में आप ऐप के थ्रू हमको भेज सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, आपका पूरा सॉल्यूशन हम देख पाते हैं। क्लियर है ना? तो आप और एक बात और बता दें, हम यूट्यूब का नाम लिए हैं तो फिर से हम बता दें कि यूट्यूब पर हमारे सारे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। सारे लेक्चर्स देखने के लिए आपको रैंकर्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन लिखो। इन इलेक्ट्रोलाइसिस 6 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन deposited on cathode by passing 13 ampere of current in 1.5 minute. Calculate electrochemical equivalence. ओवरऑल यहां भी आपको Z कैलकुलेट करना है और डायरेक्ट आप फिर से फार्मूला लगाएंगे W इक्वल टू ZIT, आपसे हो जाएगा। मतलब आपको क्या बोला जा रहा था, इलेक्ट्रोलाइसिस है, 6 मोल मैग्नीशियम है, तो 6 मोल मैग्नीशियम का सबसे पहले मास कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मोल का 24 होता है, 6 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आपको कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा, अच्छा बात है, 13 एम्पियर करेंट दिया हुआ है, 1.5 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 1.5 मिनट का 90 सेकंड, और बस हो गया। Z कैलकुलेट कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, तो कैलकुलेट कर लेना इसको भी, ये भी बता देना, ये भी इजी क्वेश्चन हो गया। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन बैंक से एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखवाते हैं। लिखो लिखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ सोडियम, कैलकुलेट द वेट ऑफ सोडियम एट 1 ATM, या एक काम करो, एट 1 ATM मत लिखो, फिर से लिखो, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखो। कैलकुलेट द वेट ऑफ सोडियम एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस एट 1 ATM and 273 Kelvin by passing a current of 9.6 ampere in 1000 second during electrolysis of molten NaCl। चलो अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर है ना? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से कैलकुलेट करो और फिर से बता दें। YouTube वाले बच्चे कमेंट सेक्शन में मार दीजिए कमेंट, और ऐप वाले बच्चे चैट में भेजिए। हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।